हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत। अच्छा अली भाई मेरे दो सवाल हैं। बताइए। स्पेशली जो पहले वाला है उसका जवाब प्लीज थोड़ा तफसील से दीजिएगा। सर तफसील? मैं तो कभी तफसील में बात ही नहीं करता जी, बताएं। नहीं आप बहुत, इसीलिए इतने लोग आपको कॉल करते हैं, बहुत तफसील में आप जवाब देते हैं जी। अच्छा अली भाई मेरे एक कजन है, रोमानियन सिटीजन है वो। ठीक। वो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। मतलब उन्होंने मुझे फोन किया वो कि इसका कोई तरीका है ट्रीटी राइट यूज करते हुए। ठीक। तो नेट पे जो इवन होम ऑफिस की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कंफ्यूजिंग है कि उन्हें शायद पहला 1 साल काम करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क परमिट उन्हें चाहिए होगा जी। तो एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना जरूरी है, या मतलब क्या इसका तरीकेकार है कि एक रोमानियन सिटीजन जो यूके में सेटल होना चाहता है ठीक। वो किस तरह से हो सकता है? ओके एक तो प्लीज आप इसका बताइएगा जी। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी ह्यूमन राइट एप्लीकेशन तकरीबन 2.5 साल से पेंडिंग है। ठीक। मेरी वाइफ के पास इंडेफिनेट है, 2 बच्चे मेरे ब्रिटिश सिटीजन हैं। ठीक। तो वो मेरा जो प्रीवियस कॉलेज क्लोज हुआ उस वजह से वो 2.5 साल से, तो उसका कुछ भी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन भेजी लेकिन उसका वो कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा। तो उसको कोई ऐसा तरीका है कि जुडिशियल रिव्यू तो बहुत महंगा लग रहा है, तो इसके अलावा कुछ ऐसा हो सकता है कि उन्हें फोर्स किया जा सके कि ऑन मैरिट्स इसका डिसीजन जल्दी लें? ओके प्लीज। चलें मैं बताता हूँ जी, आप गौर से सुनिए। बहुत शुक्रिया। पहले जो आपका दूसरा सवाल है मैं उसका जवाब देता हूं, बिकॉज ये जरा कंपैरेटिवली मुख्तसर जवाब है इसका। आपकी एप्लीकेशन 2.5 साल से आपने बताया कि पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई जवाब नहीं आ रहा, आप बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन डाल चुके हैं। आमतौर पे मेरे एक्सपीरियंस में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन जो ह्यूमन राइट्स की होती है, अगर आपने सही फॉर्म भेजा हुआ है, आपकी सही रिप्रेजेंटेशन गई हुई है, तो उस पर जवाब आपको आ जाना चाहिए। हाँ, एक प्रोसेस चलता है। अगर आपकी नई एप्लीकेशन गई, उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको आ गई, उस एक्नॉलेजमेंट के बाद और कोई आपको जवाब नहीं आया, अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको अपने एमपी से भी बात करनी चाहिए और आप एक सॉलिड रिप्रेजेंटेशन बना के भेजें होम ऑफिस को, जिसमें आपकी अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो और उसके अंदर आप उनको साथ प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो जुडिशियल रिव्यू यूनिट है उनका, आप उसको भी एक कॉपी उसकी भिजवा दीजिए। उसका फायदा यह होगा कि उनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल यूनिट को पता चल जाएगा कि जो जीआर यूनिट है उनको पता चल जाएगा कि आप कुछ करना चाह रहे हैं उसमें और होम ऑफिस की गलती है, सो उसमें हो सकता है आपका चांस बन जाए। दूसरी चीज है कि अगर आपने एमपी से बात की, एमपी जब उनको लिखेगा तो वहां पे आपको उसका जवाब मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जो डिफरेंशिएटिंग बात है वो ये कि अगर आपकी एप्लीकेशन का एक दफा जवाब आ चुका है और आपने उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन दोबारा भेजी, कोई रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन भेजी, अगर वो चीज आपने भेजी हुई है और उसमें टाइम लग रहा है, तो फिर ये सारी चीज वहां पे उसी तरह से अप्लाई नहीं होगी। उसका मैं आपको मकसद बताता हूं क्या है। होम ऑफिस ने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है उसमें वो कहते हैं कि जी आपने अगर एप्लीकेशन की जो FLRO फॉर्म के ऊपर होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्लीकेशन की, वो आपकी एप्लीकेशन हमने अगर रिफ्यूज कर दी, रिफ्यूज करने में वो महीना 2 महीने लगाते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे आजकल। अगर वो एप्लीकेशन हमने रिफ्यूज कर दी और उसके बाद भी आप इंतजार कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आप ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आपको राइट ऑफ अपील मिल सकता है अगर कोई प्रोसेस शुरू किया जाता है, रिमूवल प्रोसेस शुरू किया जाता है आपके खिलाफ। लेकिन अगर वो चीज नहीं करते, वो और कोई डिफरेंस नहीं लेकर आते और आपको एक एप्लीकेशन करते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरी इन रिप्रेजेंटेशंस को रिकंसिडर किया जाए, जो मैंने एप्लीकेशन की है उसको रिकंसिडर किया जाए। नाउ दिस इज नॉट अ लीगल एप्लीकेशन। लीगल एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि जिसका रास्ता होम ऑफिस में बताया हुआ है अपने प्रोसेस में। अगर आप FLR एप्लीकेशन करते हैं, एक जवाब उसका उनका देना लाजमी बनता है, वो उन्होंने दे दिया। अब आपने रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन की, इसका जवाब उनके लिए लाजमी देना फौरन नहीं बनता, इसलिए कई दफा उसमें टाइम लगा देते हैं। लेकिन आपको फायदा क्या है कि आपकी तरफ से तो रिप्रेजेंटेशंस गई हुई हैं। अक्सर एप्लीकेशंस में क्या होता है, अक्सर अपीलों में क्या होता है, होम ऑफिस का वकील बड़ा उछल उछल के कह रहा होता है कि जी 5 साल 4 साल 2 साल इस बंदे ने कुछ नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, देयर वाज नथिंग पेंडिंग। लेकिन अगर ये जो जिस रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर ये एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग पड़ी होती है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं होता, ठीक है होम ऑफिस को जल्दी नहीं कर रहा उसको जवाब देने में, लेकिन अगर ये एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है तो कल को अगर आप अपील में जाते हैं तो आप हमेशा दिखा सकते हैं कि देखें मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, मेरी तरफ से कोशिश जारी थी, ये लोग जवाब नहीं दे रहे थे। सो दैट वर्क्स इन योर फेवर। ओके, सो आपको जिससे मैंने बताया कि अगर तो आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन है जिसका अभी तक जवाब नहीं आया, देन गो टू योर एमपी और एक प्रॉपर सॉलिड रिप्रेजेंटेशंस बना के वो होम ऑफिस को भी भेजें और उसके साथ वो जुडिशियल रिव्यू यूनिट को भेजें, ताकि आपको उसमें कोई ना कोई जवाब उसमें मिले। आपको उस पर जवाब मिलना चाहिए।
अब आता हूं मैं आपके मेन सवाल के ऊपर जो आपने पूछा कि जी रोमेनियन नेशनल जो यहां पर आके ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करना चाहे उनके लिए क्या है। अब ये याद रखें कि रोमेनियन और बल्गेरियन नेशनल्स के लिए कानून डिफरेंट है। उसके अलावा जो बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए कानून डिफरेंट है। अब वो पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, लक्समबर्ग हो गया, जो बाकी सारी इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑल दीज कंट्रीज, जितनी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका लॉ डिफरेंट है। और जो बल्गेरियन और रोमेनियन नेशनल्स हैं, ऑल्दो ये ईयू के अंदर आते हैं, लेकिन यूके में आने के लिए उनका लॉ डिफरेंट है। इनके लिए डिफरेंस किस लिए बनाया गया कि इनके लिए वो चाहते हैं कि जी ये लोग यहां पर आए तो आके काम कर रहे हैं, काम करना चाहें तो उसके लिए पहले इनके पास परमिशन होनी चाहिए। ये नहीं कि बस वो यहां पर आए और इनको फुल ट्रीटी राइट्स मिल जाएं जिससे बाकी यूरोपियन नेशनल्स को मिलते हैं। सो सिर्फ ये 2 कंट्रीज हैं जिनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। अब इनके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया हुआ है, BR1 फॉर्म है और BR3 फॉर्म है। अब ये दोनों फॉर्म्स का मकसद क्या है? अगर आप यहां पर आके काम करना चाहते हैं और उस काम करने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आके कि आपको काम करने की इजाजत मिले, अब उसके 2 तरीके हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अब ये जिसका जो कजन साहब का आप बता रहे हैं, अगर वो जॉब करना चाहते हैं आके तो उनके एम्प्लॉयर को पहले वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं कि यहां आके वो खुद काम करना चाहें, याद रखें जो ट्रीटी राइट्स वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं यहां पे, उसके मुताबिक उनको यहां पर आके ये सब कुछ नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन उनको चाहिए। सो वो जब यहां पर आते हैं आके वो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर होना चाहते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। उसके लिए उनको सिर्फ वो BR1 फॉर्म फाइल करने की जरूरत है। BR1 फॉर्म के ऊपर आपका वो येलो कार्ड बन जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपको कंफर्मेशन मिल गई है होम ऑफिस की तरफ से कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप यहां काम कर रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है। उसके अंदर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब BR1 फॉर्म में याद रखें, मैंने जैसे आपको बताया, दैट इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो यहां पर आके रोमेनियंस या बल्गेरियन नेशनल्स जो यूके में आके सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होना, मैंने यहां पे काम करने की इजाजत मांगनी है होम ऑफिस से और फिर यहां रहना है, तो आपको बिजनेस एंड कमर्शियल वर्क परमिट्स के अंदर, जो कि ये टियर 2 जनरल आने से पहले सिस्टम था, उसमें जाना पड़ता है। अब यहां पे शायद कुछ लोगों को हैरानगी हो कि जी वो तो खत्म हो गया हुआ है। वो एंटायरली खत्म नहीं हुआ। बिजनेस एंड कमर्शियल वर्क परमिट्स का प्रोसेस अभी भी बाकी है, अभी भी, और वो सिर्फ इन 2 चीजों के लिए एग्जिस्ट करता है। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने काम करना है यहां पे, आपके एम्प्लॉयर को जो पुराना वर्क परमिट्स वाला प्रोसेस होता था उसके मुताबिक वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा अंडर द बिजनेस एंड कमर्शियल कैटेगरी। अब वो वर्क परमिट अप्लाई करेगा, वो जिस तरह वो WP1 फॉर्म्स होते थे, आपको शायद याद हो। अब वो WP1 फॉर्म्स WP1X होते थे, विच वाज फॉर द एक्सटेंशंस। सो वो फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर के पास लाइसेंस होना जरूरी नहीं, उसके पास वो जो स्पॉन्सरशिप वाला सारा चक्कर है वो होना जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयर ने शो करना है दैट ही इज गॉट कमर्शियल प्रेजेंस इन द यूके। रिमेंबर जो पुरानी चीजें हुआ करती थी, वो कमर्शियल प्रेजेंस शो करनी है। उसने दिखाना है कि उसकी लीज क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसके एम्प्लॉइज कितने काम कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी, और इस बंदे की क्या जॉब होगी। और उस जॉब के मुताबिक अगर वो मिनिमम 3 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस है उस जॉब के लिए, तो वो उसके लिए वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। और वो वर्क परमिट प्रोसेस के अंदर से गुजर के उसको वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा 1 साल का। अब जब 1 साल उसने वर्क परमिट पे गुजार लिए यहां पे, उसके बाद उस जो रोमेनियन नेशनल है जिसने यहां पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने, वो फिर आगे से कंटिन्यूअसली यहां पे काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर यूरोपियन नेशनल्स एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स इन द यूके। राइट सर? मैंने आई होप काफी डिटेल में बता दिए कि आपको बात समझ आ गई होगी। मोटी बात क्या है, या रोमेनियन नेशनल यहां पर आके सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अगर वो आगे सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, उनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो एप्लीकेशन भेजेंगे, जो BR1 फॉर्म होता है, उसके अंदर उनको कन्फर्मेशन आ जाएगी, उनका येलो कार्ड बन जाएगा। उसकी बेस पे वो जाके अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करें, अपने रेवेन्यू एंड कस्टम्स वगैरह सारा कुछ करें, नो प्रॉब्लम। अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उनके एम्प्लॉयर को वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो वर्क परमिट अप्लाई करके जब वो वर्क परमिट बिजनेस और कमर्शियल में मिल जाता है, उसकी बेस पे वो काम करते हैं, और 1 साल के बाद, 1 साल काम खत्म करने के बाद, देन ही डज नॉट नीड एनी परमिशन। उसके बाद फिर वो यहां पे बाकी यूरोपियन नेशनल्स की तरह अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली 5 साल पूरे यहां पे गुजारने के बाद उनको उसकी बेस पे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, जिसमें वो अपनी नेशनैलिटी भी चेंज करना चाहें तो उसके बाद कर सकते हैं। ऑलराइट जी, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू अली भाई, आप बहुत तफसील से जवाब देते हैं और हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आप जब कोई अच्छी बात करते हैं, कोई तारीफ करते हैं तो खून बढ़ जाता है।
جی کیونکہ ایک واحد میرے خیال میں آپ ہی لائر ہیں جو اتنی تفصیل سے جواب دیتے ہیں. 1 گھنٹے کے پروگرام میں میرے خیال میں آپ صرف 4 کوشچن ہی لیتے ہوں گے جو کہ بہت تفصیل سے, اور ہم لوگ جو ہے نا بہت بڑے آپ کے فین ہیں کہ آپ اتنی تفصیل سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ ورتھ ہیں کہ ہم نے جو اسپینڈ کیے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. جو آپ کا 20p لگے فون کال کے اوپر, میرا خیال ہے وہ 20p کی ورتھ آپ کی پوری ہو جاتی ہے پھر اس کا مطلب. جی علی بھائی, میں نے آپ کو نا فیبرری میں فون کیا تھا, آپ نے مجھے ایڈوائز دی تھی کہ میرے ہسبینڈ ڈیٹین ہو گئے تھے. اچھا, تو اب جو ہے نا وہ ایکچولی وہ 1997 میں یہاں آئے تھے, اسائلم کلیم کیا تھا, 2003 میں ختم ہو گیا تھا ان کا سارا کچھ. ٹھیک. ان کو ایک دفعہ ڈپورٹ بھی کیا گیا تھا لیکن لیگل ایڈ کے لائر نے ان کو ایئرپورٹ سے واپس لے آئے تھے. ٹھیک. اس کے بعد وہ ابسکانڈر ہو گئے اور ابھی ریسنٹلی فیبرری میں وہ پکڑے گئے تھے بیل پہ. ابھی وہ باہر ہیں اور سائن کرنے جاتے ہیں. ٹھیک. ہم لوگوں نے, ہمارے لائر نے ایک لانگ ریزیڈنسی کی اپلیکیشن ڈالی تھی کہ لانگ ٹائم سے یہاں پہ ہیں. ٹھیک. تو ابھی اس کا ہمیں ایکنالجمنٹ لیٹر آیا ہے, کچھ فیو ویکس ہوئے ہیں, لیکن ابھی ہمیں ریسنٹلی 2 ویک ہی ہوئی ہیں, ہمیں ایک لیٹر ریسیوڈ ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 31 مارچ میں ہم نے لیگیسی کے بہت سارے کیس فائنل کرنے تھے. ٹھیک. بہت سارے ہم ڈیسیجن لے چکے ہیں لیکن ون آف کچھ کیسز ہیں جس میں آپ بھی ہیں. تو ہم ایز سون آپ سے مے بی اس منتھ کے اینڈ میں 31 اگست کو آپ کو کوئی جواب بھیجیں گے. اگر ہم لیٹ ہو تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. ٹھیک. ایک سوال میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ میں نے بھی اسائلم کلیم کیا تھا, ابھی ریسنٹلی میرا ریفیوزڈ ہو گیا, ختم ہو گیا. اب انہوں نے مجھے سائنوں پہ لگا دیا ہے. ٹھیک. میں سائن کرنے جا رہی ہوں, 2-3 ویکیں ہوئی ہیں. مجھے ایک تو یہ بتائیں, میرے ہسبینڈ کا بتا دیں پلیز کہ کیا ہوگا, کیونکہ ان کی لانگ ریزیڈنسی کی اپلیکیشن ڈلی ہے, لیگیسی میں ہم نے ڈالا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی مطلب ڈل گئی, 2003 میں ایسا کوئی قانون آیا تھا. اوکے. اور وہ سائن کرنے جاتے ہیں, اور ان کے اسٹے کا کیا ہو سکتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ میرا مطلب اب میری کوئی اپلیکیشن نہیں ڈلی ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. میں سائن بھی کرنے جاتی ہوں, وہ ایک خوف بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے؟ مجھے 4 ایئرز ہو گئے ہیں. ہوم آفس نے ہمارے نکاح کو بھی مان لیا کیونکہ ہمارے پاس اسلامی سرٹیفکیٹ نکاح تھا. انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ ہم شادی شدہ, ہم اکٹھے رہ رہے ہیں 4 سال سے. اچھا, بچے ہیں آپ کے ساتھ؟ بچے نہیں ہیں, لیکن میں آئی اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھی اور میرا ویزا ختم ہوئے 8-9 مہینے ہو گئے, تو میں نے اسائلم کلیم کیا تھا. اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے ہسبینڈ کا جو بھی ابھی تک معاملہ چل رہا ہے, جو انہوں نے ابھی لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن ڈالی, وہ کیا سیٹ او فارم ڈالا ہے انہوں نے؟ اس کا ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ہم تھوڑے سے کنفیوز ہیں. وہ آپ کے اکنالجمنٹ فارم کے اوپر لکھا ہوگا, جو آپ کے اکنالجمنٹ لیٹر آیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تھینک یو فار میکنگ این ایپلیکیشن آن فارم سیٹ او یا FLRO اور وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے. وہی ہے سیٹ او, SETO. جی اوکے, چلیں ٹھیک ہے جی, آپ غور سے سنیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. جی پلیز ضرور بتائیے. تھینک یو علی بھائی آپ کا. اوکے جی, اوکے, اللہ حافظ. جی پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی ساری سچویشن بتائی ہے, پہلے میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں. جو آپ کے ہسبینڈ کی سچویشن ہے, 97 سے وہ یہاں پر آئے ہوئے, اب 97 سے ابھی تک ان کو 14 ایئرس ہو گئے. اب 14 ایئرس کے اوپر بندہ پہلی چیز سوچتا ہے زبردست 14 ایئرس کی اپلیکیشن بننی چاہیے. جو امیگریشن رولز ہیں اس کے اندر پیراگراف 276 بنتا ہے, جس کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے 14 ایئرس یو کے میں گزار لیے کنزیکٹولی, اور آپ نے لیگلی ہوں یا انلیگلی ہوں, ٹوٹل آپ نے 18 مہینے سے زیادہ باہر نہیں گزارا یو کے میں, تو آپ کو اس کی بیس پہ اسٹیٹس مل جائے گا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے, جو آپ کی کیس میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ پروبیبلی ہوگی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو کسی وقت نوٹس آف ڈیسیژن سرو کیا یا ریموول ڈائریکشن سرو کی, جس کو ہم فارم کہہ رہا ہوں نوٹس کہتے ہیں, IS 151A, آپ کی جو رپورٹنگ ریسٹرکشنز والا لیٹر ہوگا, جن لوگوں کے پاس رپورٹنگ ریسٹرکشنز والا لیٹرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہے اس کی کارنر میں ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر پہ IS 96 لکھا ہوتا ہے, یا IS 95 بھی ایشو کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے IS 151A and 151B نوٹسز سرو کیے جاتے ہیں. اگر یہ نوٹس سرو کر دیا جاتا ہے تو جو 14 ایئر سے کلاک ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے, سو کہتے ہیں ہم کلاک سٹاپس ایٹ دیٹ اسٹیج. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر 97 سے وہ رہ رہے تھے یہاں پہ, 2003-2004 میں جا کے ان کو ریموول ڈائریکشنز مل گئی, ان کو جہاز پہ چڑھا رہے تھے, یعنی کہ ان کو IS 151A نوٹس سرو کر دیا گیا ہوگا. اگر وہ سچویشن ہو چکی ہے تو وہ 14 ایئرس کی بیس پہ سیٹ او ایپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. سیٹ او ایپلیکیشن کا مقصد کیا ہے, آپ سیٹلمنٹ کی درخواست دے رہے ہیں. آپ سیٹلمنٹ کی بات جب کرتے ہیں آپ امیگریشن رولز کے اندر جانے کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ وہ امیگریشن رولز کے اندر اگر جاتے ہیں تو ان کی ایپلیکیشن فیل ہو جائے گی, کیونکہ ان کو 14 ایئرز نہیں گزرے. کیونکہ 2003-2004 میں جب ان کا کلاک سٹاپ ہوتا ہے تو وہ جس طرح وہ اسٹیریو کے اوپر بٹن نہیں ہوتا, وہ ریسیٹ والا 000 آ جاتا ہے, وہ بٹن آپ نے دبا دیا, وہاں پہ 000 آ گیا, اب وہاں سے وہ دوبارہ سے کلاک شروع ہوتا ہے. اب 2003 میں اگر وہ ہوا, 2003 سے ابھی تک ان کو مشکل سے 8 سال گزرے ہیں, وہ 14 ایئرس کی اپلیکیشن نہیں کر سکتے. لیکن
दूसरी सूरत हाल यह है कि 14 साल फिर भी गुजरे तो हैं उनको, ठीक है, टेक्निकली इमिग्रेशन रूल्स के तहत वो नहीं कर सकते, लेकिन 14 साल तो उन्होंने फिर भी पूरे कर लिए। अब 14 साल हो कि 13 साल हो कि 15 साल हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आप इमिग्रेशन रूल्स में नहीं जा रहे। अब आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करें, उसके अंदर आप ये बात कहें कि जी मुझे डिस्क्रेशनरी लीव दी जाए, ठीक है, सेटलमेंट नहीं देते जो मुझे इमिग्रेशन रूल्स के तहत नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे डिस्क्रेशनरी लीव तो दी जाए, डीएलआर दी जाए कम से कम, ताकि जो मैंने इतने साल यहां पे गुजारे उसका जो एक एंड रिजल्ट निकलना चाहिए वो स्टेटस में निकलना चाहिए। सो वो चीज उनको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज है जो आपने वो पूछा उससे कि जो एंड ऑफ अगस्त तक उन्होंने आपको कहा कि जवाब आ जाएगा। अब वो क्या चीज है, उसको हम कहते हैं जी केस ऑडिट एंड एश्योरेंस यूनिट। ये एक नया यूनिट बनाया गया है जो कि लेगेसी के जो केस रेजोल्यूशन डायरेक्टरेट था, सीआरडी टीम्स थी, उनको खत्म करके ये चीज बनाई गई है। अब लेगेसी में उन लोगों को लाया जाता है या लाया जा रहा था जिनके पुराने असाइलम क्लेम्स थे और जो फिर भी यूके में रह रहे हैं और वो निकले नहीं यहां से। जब लेगेसी को बंद किया गया, अब शुक्र है लोगों ने मानना शुरू कर दी कि हाँ जी लेगेसी बंद हो गया। पहले तो लोग मानते नहीं थे कि नहीं जी मेरा वकील कहता है अभी तक चल रहा है। लेगेसी बंद हो चुका है। लेगेसी बंद होने के बाद क्या हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको हम अभी भी कंसिडर करने को तैयार है। आई डोंट नो कौन सी हिकमत है उसके अंदर कि उन्होंने कहा जी कुछ केसेस हैं, मेरे मुताबिक लाखों केसेस हैं। एनीवे, वो जो केसेस हैं अब उनको डील करेगा ये वाला यूनिट जिसको CAAU यूनिट कहा जाता है, जो केस ऑडिट एंड एश्योरेंस यूनिट कहलाता है। अब इसको जब आप वो रिप्रेजेंटेशंस अपनी भेजेंगे तो जो लेगेसी वाले पॉइंट्स जिनको कवर नहीं किया या जिनको ऊपर जवाब नहीं दिया होम ऑफिस ने, वो आपको अब उस चीज का जवाब इसके अंदर देना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि जी हम अगस्त 31 से पहले पहले आपको जवाब दे देंगे। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है और कहां तक ये चीज पॉसिबल है। अगर देखा जाए अगस्त 31 में कितने दिन रह गए हैं तो सिर्फ 10 दिन की मार है अगस्त। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी वो जो लाखों केसेस हैं जिनके अब हमारी तरफ से, सिर्फ अगर मैं अपनी फर्म की तरफ से देखूं, हमने बुखारी चेंबर्स की तरफ से कितने सारे अभी लेटर्स भेजे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस CAA यूनिट को भेजे गए हैं, क्योंकि हमारे मुताबिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक लेगेसी में स्टेटस नहीं मिला और उनको मिलना चाहिए। और जो हमारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स आ रहे हैं वहां से, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जी एंड ऑफ अगस्त तक हम आपको जवाब दे देंगे, विच आई अगेन फील इज हाईली अनलाइकली कि नहीं होगा तो जल्दी। सो आपकी केस में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी जो एप्लीकेशन है सेट ओ नहीं होनी चाहिए थी, FLRO होनी चाहिए थी। सेट ओ में आपने पैसे वेस्ट किए, ठीक है। स्टेटस पे भी अगर उन्होंने देना हुआ डिस्क्रेशन लीव आपको देनी हुई आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स, वो इसमें भी आपको दे सकते हैं, लेकिन खैर आपकी पैसे वेस्ट हुए होंगे क्योंकि जो सेट ओ की एप्लीकेशन फीस है वो बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपकी केस की तरफ आता हूं। आपने बताया कि आपका जो असाइलम क्लेम था वो खत्म हो चुका है, आपको आए हुए अभी 4 साल हुए हैं, आपका रिलेशनशिप वगैरह सारा कुछ होम ऑफिस के सामने मौजूद है, निकाहनामा आपका जा चुका है, सो उनको पता है कि आप इकट्ठे रह रहे हैं। सो जो आपका फैमिली यूनिट बनता है दोनों मियां बीवी का, वो फैमिली यूनिट टूटना नहीं चाहिए। ये केस आप दोनों के लिए फायदेमंद चीज है कि ये दोनों का जो कनेक्शन है बीच में, अगर आपके हस्बैंड को पहले स्टेटस मिल जाता है तो आप उनकी डिपेंडेंट बन सकती हैं, अगर आपको मिल जाता है तो आपके हस्बैंड आपके डिपेंडेंट बन सकते हैं और आपकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों में से जिसका भी काम पहले हो जाए, मेरे मुताबिक तो दोनों को इकट्ठे चलना चाहिए, दोनों की रिप्रेजेंटेशंस इकट्ठी होनी चाहिए, ताकि अगर डिस्क्रेशनरी लीव ही देनी है, अगर आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स ही फैसला करना है, तो आप दोनों का क्यों नहीं फैसला किया जा सकता। सो जरूरत नहीं है कि दो आपके अलग-अलग एप्लीकेशन चलें। और प्लीज खुदारा यहां पे कोई चालाकियां मारने की कोशिश ना कीजिएगा कि जी हस्बैंड ने नहीं बताया कि मेरी वाइफ मेरे साथ है और वाइफ ने कह दिया कि जी हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया है तो ये हो गया तो वो हो गया। उस तरह की चीजें ना कीजिएगा, वो आपको ज्यादा नुकसानदेह होंगी। उसमें उम्मीद है आपको बात इसमें क्लियरली समझ आ गई होगी। अब मुझे पता है एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।